बबीता तिवारी है। आज हम कक्षा 9वीं विज्ञान विषय के अध्याय 11 कार्य तथा ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। आज हम अध्याय 11 कार्य तथा ऊर्जा के अंतर्गत पहला क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तनीय हैं और ऊर्जा संरक्षण के नियम का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हम ऊर्जा के रूप में गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम ऊर्जा के अन्य रूपों के विषय में जानेंगे। प्रकृति में ऊर्जा कई अलग अलग रूपों में मौजूद है, जैसे रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा एवं ध्वनि ऊर्जा। प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा के कई विशिष्ट प्रकारों में प्रमुख रूप गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा वस्तुओं या पिंड के घूमने से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है, जिसमें यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आदि शामिल है। इसी प्रकार स्थितिज ऊर्जा को भविष्य में उपयोग के लिए या संग्रहित करके रखा जा सकता है, जो कि ऊर्जा का कोई भी रूप हो सकता है। इसमें परमाणु ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा आदि शामिल है। आइए ऊर्जा के सामान्य रूपों का संक्षिप्त विवरण देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो अणुओं के मध्य परमाणु की स्थिति के कारण उत्पन्न होती है, जैसे लकड़ी या कोयले को जलाने पर उत्पन्न ऊर्जा। इस प्रकार की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा किसी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। पिछली कक्षा में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इन दोनों का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। विद्युत ऊर्जा बिजली के कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों द्वारा वहन की जाने वाली ऊर्जा विद्युत ऊर्जा है। विद्युत ऊर्जा के सबसे आम और उपयोगी रूपों में से एक है। उदाहरण के लिए बिजली भी ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा के अन्य रूप भी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किए जा सकते हैं, जैसे ऊर्जा संयंत्र कोयले जैसे ईंधन में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा को उसके विभिन्न रूपों में परिवर्तित कर विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। इसके अलावा ऊष्मीय ऊर्जा एक पदार्थ या प्रणाली के अपने तापमान अणुओं की गति से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है। उदाहरण के लिए हम खाना पकाने के लिए सौर विकिरण द्वारा उत्पन्न की जाने वाली ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अब हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा।
गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में एक वस्तु द्वारा लगने वाली ऊर्जा है। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। एक बहते हुए झरने से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा है। अब हम देखेंगे कि ऊर्जा के विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तनीय होते हैं। साधारणतः कार्य कर सकने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जब धनुष से शिकार करने वाला कोई शिकारी उसकी डोरी को खींचता है तो धनुष में ऊर्जा आ जाती है, जिसका उपयोग बाण को शिकार तक चलाने में किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही बहते पानी में ऊर्जा होती है, जिसका उपयोग पवन चक्की आदि चलाने में अथवा किसी दूसरे काम के लिए किया जा सकता है। इसी तरह बारूद में ऊर्जा होती है और इस बारूद का उपयोग पत्थर की शिलाएं तोड़ने अथवा तोप से गोला दागने में हो सकता है। बिजली की धारा में ऊर्जा होती है, जिससे बिजली की मोटर चलाई जा सकती है। इसी प्रकार सूर्य के प्रकाश में भी ऊर्जा होती है और उसका उपयोग प्रकाश सेलों द्वारा बिजली की धारा उत्पन्न करने में किया जा सकता है। ऐसे ही अणु बम, जिसमें नाभिकीय ऊर्जा रहती है और इसका उपयोग शत्रु का विध्वंस करने अथवा अन्य कार्यों में किया जाता है। ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में अन्य विवरण इस प्रकार है। देखिए, हम देखते हैं कि ऊर्जा कई रूपों में पाई जाती है। जैसे तने हुए स्प्रिंग में जो ऊर्जा है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बहते पानी की ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। बारूद की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा है। बिजली की धारा, इसकी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा है। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। सूर्य में जो ऊर्जा है वह उसके ऊंचे ताप के कारण है, इसलिए सूर्य के प्रकाश को और इसकी ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा भी कहते हैं। अब हम देखते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। अभी हमने पढ़ा कि ऊर्जा के विभिन्न रूप आपस में परिवर्तनीय हैं, अर्थात ऊर्जा का कुल मान नियत होता है। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, केवल इसका रूप बदला जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। जैसे गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल सकती है, विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल सकती है आदि। आइए कुछ अन्य उदाहरणों का अवलोकन करते हैं। पहला, विद्युत सेलों द्वारा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इस बिजली से हम प्रकाश पैदा कर सकते हैं। दूसरा, सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा पेड़ों की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है।
तीसरा, ऐसी क्रियाओं द्वारा यह स्पष्ट है कि विभिन्न परिवर्तनों में ऊर्जा का केवल रूप बदलता है, ऊर्जा के मान में कोई अंतर नहीं आता है। आइए अब हम एनसीईआरटी पुस्तक के अभ्यास क्रमांक 3 को समझते हैं। इसमें दिया गया प्रश्न है, एक बैटरी बल्ब जलाती है। इस प्रक्रम में कौन कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है? मतलब ऊर्जा का जो रूप बदलता है वह किस किस तरह बदलता है जब एक बैटरी से बल्ब जलता है, ये हम देखेंगे। हमें पता है कि बैटरी के ऋण सिरे से बल्ब का एक सिरा और बैटरी के धनात्मक सिरे से बल्ब का दूसरा सिरा जुड़ा होता है, तब ये बल्ब जलता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस प्रक्रम में ऊर्जा का रूपांतरण किस तरह से हो रहा है। सबसे पहले हम बैटरी को देखते हैं। हमें पता है कि बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होती है क्योंकि इसमें रासायनिक पदार्थ भरा होता है और बैटरी के धनात्मक और ऋणात्मक सिरों के बीच में जो विभवांतर होता है उसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है और इस कारण बल्ब में प्रकाश उत्पन्न होता है। इस प्रकार यहाँ पे पहला, जब बैटरी को बल्ब से जोड़ा जाता है तो उसकी रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है और जैसे ही बल्ब जलने लगता है तो बल्ब के जलने के दौरान इस विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण होता है। प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है। हम जानते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार यहाँ ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है, यहाँ ऊर्जा का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए यह ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है और यहाँ ऊर्जा संरक्षण का नियम लग रहा है। अब हम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को एक पेंडुलम के केस में देखते हैं। देखिए, चित्र में एक सरल लोलक अर्थात पेंडुलम दिखाया गया है। यह मध्य बिंदु के दोनों ओर दोलन कर रहा है। जब यह अपनी बीच की स्थिति से एक तरफ अधिकतम ऊंचाई पर आता है तो इस समय स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है इस बिंदु पर और यहाँ पर गतिज ऊर्जा शून्य होती है। पुनः जब ये मध्य में आता है तो यहाँ गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है तथा स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। इसी तरह पेंडुलम जब अपनी मध्य स्थिति से दूसरी तरफ इस तरफ अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा तो यहाँ पर फिर से स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी
और गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। इस प्रकार पेंडुलम की कुल ऊर्जा का मान नियत रहता है, अर्थात यहाँ भी ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है। देखिए, इस चित्र में भी ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार पेंडुलम को कभी भी रुकना नहीं चाहिए, लेकिन हवा के प्रतिरोध के कारण पेंडुलम की कुछ ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदलती रहती है तथा धीरे धीरे पेंडुलम की सारी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाता है और पेंडुलम रुक जाता है। लेकिन यहाँ प्रत्येक स्थिति में सभी तरह की ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा का योग हमेशा नियत रहता है। इस तरह एक पेंडुलम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। इस पेंडुलम की प्रत्येक स्थिति यानी यहाँ, 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 यहाँ किसी भी स्थिति में इसकी तीनों ऊर्जाएं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा का मान नियत रहता है। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न है, एक मुक्त रूप से गिरते हुए एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। क्या यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन है? अगर है तो कारण बताइए और नहीं है तो कारण बताइए। देखिए, यहाँ एक पिंड है जो यहाँ से यहाँ ए बिंदु से बी की ओर नीचे मुक्त रूप से गिर रहा है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि जो ऊंचाई है h वो लगातार कम हो रही है। जब हमारा पिंड यहाँ था तब ऊंचाई अलग थी। जब हमारा पिंड यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया तो उसकी ऊंचाई कम होती जा रही है। याद रखिएगा कि स्थितिज ऊर्जा जो होती है वह पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर बढ़ती जाती है और ऊपर से नीचे की ओर आने पर कम होती जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। कब? जब हमारा पिंड पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ जाता है। हमारे प्रश्न में पिंड ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए इसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी। परंतु ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न। तो यह कारण हमें यहाँ बताना है कि जब एक पिंड ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार कम हो रही है। तब यहाँ ऊर्जा संरक्षण का नियम किस प्रकार पालित हो रहा है? देखिए,
यहाँ h ऊंचाई है और वस्तु का द्रव्यमान m है और g हमारा गुरुत्वीय त्वरण है। तो A बिंदु पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा mgh होगी। ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं और बिंदु A पर गतिज ऊर्जा जो 1/2 mv² होती है वो यहाँ 0 होगी। गतिज ऊर्जा यहाँ 0 क्यों होगी? क्योंकि यहाँ हमारी वस्तु जब वह नीचे नहीं आ रही है तब वह स्थिर है और यहाँ इसका वेग 0 होता है। वेग बराबर यहाँ 0 रखने पर गतिज ऊर्जा का मान 0 होगा। इस प्रकार यहाँ पर ऊपर वाली स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा mgh और गतिज ऊर्जा 0, इन दोनों का योग बराबर यांत्रिक ऊर्जा mgh होगा। वस्तु के नीचे आने पर स्थितिज ऊर्जा घट रही है और गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। वस्तु के नीचे बिंदु B पर आने पर यहाँ स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी और गतिज ऊर्जा का मान mgh हो जाएगा। इस प्रकार बिंदु B पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग mgh होगा जो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुक्त रूप से गिरते हुए एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा जितनी कम होती जाती है, गतिज ऊर्जा उतनी ही बढ़ती जाती है। मार्ग के सभी बिंदुओं पर इन दोनों ऊर्जाओं का योग अर्थात यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। इस तरह आज हमने ऊर्जा संरक्षण का नियम और ऊर्जा के रूपों का आपस में परिवर्तन देखा। धन्यवाद।